नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे महज भारत में ही भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में भी ये उतनी ही बड़ी समस्या है। जानेंगे पड़ोसी देश से जुड़ी खबरें और ये भी बताएंगे आपको कि भारत के पुरुष घरेलू काम के मामले में कितने लेजी हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में आज फिर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। सेना ने मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को मार गिराया। शनिवार सुबह 5:45 पर सांबा में सेना के कैंप पर हमला किया गया। मुठभेड़ के दौरान सेना ने जम्मू पठानकोट हाईवे भी बंद कर दिया था। आपने देखा सुबह 5:45 पे ऑपरेशन इनका फायर हुआ था। इमीडिएटली हमारी रिएक्शन टीमें एक्शन में आई। स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 24 घंटों में जम्मू इलाके में हुई 2 आतंकी हमलों पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि अगर वाकई सांबा में हमला हुआ है तो ये हमला आतंकी हमला है। सांबा में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। माता वैष्णो देवी और कटरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सरकार बनने के बाद जम्मू में 2 आतंकी हमले हुए हैं। 20 मार्च को आतंकियों ने कठुआ में 2 आतंकवादी सेना की वर्दी में आए और राजबाग पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की। 14 जनवरी 2015 सोपोर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें लश्कर का 1 आतंकी मारा गया। 15 जनवरी 2015 को शोपिया में आतंकी हमला किया गया, जिसमें मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी ढेर हो गए। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को 2 टूक नसीहत दी है। हक्कानी ने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाए बिना भारत के साथ मजबूत रिश्ते नहीं बन सकते। तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान में कदम नहीं उठाया जाता, तब तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हो सकेंगे और पाकिस्तान भी अपने ही मुल्क के अंदर सलामती नहीं पा सकेगा। जो आतंकवादी हैं उनकी ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि जब भी पाकिस्तान और हिंद के दरमियान बातचीत शुरू हो, उस बातचीत को किसी नए आतंकवादी अटैक के जरिए खत्म कराया जाए। जनवरी से मार्च 2015 के बीच आतंकी हमले में 6 सुरक्षा बल शहीद हो गए। 36 आतंकियों को मार गिराया गया। साल 2014 में 562 बार सीजफायर तोड़ने की घटनाएं हुई, जबकि 2014 में पाकिस्तान की तरफ से 140 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। इन घटनाओं की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। कई बार कोशिशें भी की गई, लेकिन अलगाववादियों से बातचीत के मुद्दे पर भारत ने वार्ता रद्द कर दी, जबकि पाकिस्तान लगातार प्रॉक्सी वार के जरिए दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद को हवा देता रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी है। खुद के पास किसी भी समय परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता होने का दावा करते हुए उत्तर कोरिया ने कहा कि हमला होने पर वो इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को पहले भी कई बार हमले की धमकी दे चुके इस देश ने पहली बार परमाणु हमले की बात की। ब्रिटेन में उत्तर कोरिया के राजदूत ह्यून हंक बॉन्ग ने स्काई न्यूज से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का एकाधिकार सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है। उसने हम पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले 3 मार्च को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू यंग ने कहा था कि उनके देश के पास अमेरिका से बढ़ते परमाणु खतरे को रोकने की क्षमता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अब तक 3 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें आखिरी परीक्षण फरवरी 2013 में किया गया था। उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र गंभीर चिंता जता चुका है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया कई बार इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि उत्तर कोरिया लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार बना रहा है। यमन में शुक्रवार की नमाज के दौरान राजधानी सना के 2 मस्जिदों में 4 धमाके हुए। चारों ही धमाके फिदाइन थे। इस हमले में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अमेरिका ने यमन में हुए इन धमाकों की निंदा की है, लेकिन अमेरिका इस्लामिक स्टेट के उन दावों को मानने के लिए तैयार नहीं है जिसमें उसने घटना के पीछे अपना हाथ बताया है। We cannot at this point confirm the veracity of the claim of these extremists that they were affiliated with the Islamic State. यमन में हुई क्रांति के बाद यहाँ के राजनीतिक हालात काफी अस्थिर हैं। एक तरफ जहाँ शिया हुती विद्रोही देश में मजबूत स्थिति में हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूएन समर्थित राष्ट्रपति हादी के अलावा कई संगठन भी उन्हें हटाने की फिराक में हैं।
इस्लामिक स्टेट के मध्य सीरिया के 70 से ज्यादा सरकारी सैनिक मारे गए हैं। दरअसल सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये जानकारी मिली है कि हवा प्रांतों में हुए हमलों में चौकियों और सरकारों के वफादार सैनिकों द्वारा संभाले जा रहे मोर्चे को निशाना बनाया गया। उल्लेखनीय है कि संगठन के निदेशक रामी अब्देल रहमान ने बताया कि 70 लोगों में से ज्यादातर 50 लोग हमा के बाहरी इलाके में मारे गए। संघर्ष भड़कने के साथ ही कुछ जिहादियों को मार गिराया गया। दरअसल होम्स और हमा प्रांतों में सरकार का कब्जा है, जबकि इस्लामिक स्टेट प्रांतों ने पूर्वी हिस्सों में अपनी पकड़ बना ली है। इसकी वजह से इस्लामिक स्टेट के हमलों में लगातार लोगों का मारा जाना जारी है। इससे सरकारी अमले को भी खासा नुकसान हुआ है। हाल के दिनों में ISIS की गतिविधियां बढ़ी हैं और इस संगठन ने सीरियाई इलाके में लोगों को पिंजरे में कैद कर गोलियों से भून डाला। दुनिया भर में इबोला नाम की महामारी ने जमकर तबाही मचाई। खासतौर पर पश्चिम अफ्रीकी देशों की बात करें तो यहाँ इस बीमारी का कहर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। काफी प्रयासों के बाद इसे काबू किया जा सका, लेकिन पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में इबोला वायरस से संक्रमण के एक नए मामले की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी मोनरोविया में एक महिला को इबोला वायरस से संक्रमित पाया गया। अभी ये पता नहीं चल सका है कि संक्रमित महिला देश से बाहर गई थी या नहीं, लेकिन इबोला संक्रमण का नया मामला सामने आने से लाइबेरिया को इबोला मुक्त देश घोषित करने की कोशिशों को धक्का लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी देश को इबोला मुक्त तब घोषित करता है जब वहां 42 दिन तक संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आता, लेकिन लाइबेरिया के मामले में 20 दिन ही बीते थे कि राजधानी मोनरोविया में संक्रमण के एक नए मामले का पता चल गया। आपको बता दें कि लाइबेरिया में इबोला की वजह से अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इंटरनेट के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन कई बार इसकी वजह से कुछ लोगों को अपमान का शिकार होना पड़ता है। और इसी विषय को लेकर जब साइबर बुलिंग पर सेमिनार किया गया तो यहाँ मोनिका लेविन्स्की एक बार फिर दिखाई दी। मोनिका लेविन्स्की साल 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से सुर्खियों में आई थी। उन्होंने सम्मेलन में अपने आप को साइबर बुलिंग के शुरुआती भुक्तभोगियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने एक ऐसी संस्कृति पैदा की है जिसमें लोग ऑनलाइन दूसरों को अपमानित होता देखकर मजे लेते हैं। उनके संबोधन के लिए लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मजाक के साथ की और कहा कि 40 की होती हुई भी दोबारा 22 की नहीं होना चाहती। उन्होंने कहा कि 22 साल की उम्र में मुझे अपने बॉस से प्यार हुआ और 24 साल की उम्र में मुझे उसके भयानक परिणाम झेलने पड़े। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने उनके साथ होने वाले अपमानजनक अनुभव को और भी बढ़ा दिया था। मोनिका लेविन्स्की का मानना है कि इंटरनेट ने लोगों को दूसरों के साथ होने वाले अपमान और तकलीफ के प्रति संवेदनहीन बना दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऑनलाइन बातचीत में संवेदना दिखाएं। अमेरिका में स्प्रिंग सीजन आ चुका है, लेकिन सड़कों का नजारा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तर पूर्वी अमेरिका में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में आधा फीट तक बर्फ जमी दिखाई दी। मौसम खराब होने की वजह से कई उड़ानें रद्द हो गईं, जबकि तमाम स्कूल भी अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। वाशिंगटन डीसी को सफेद रंग में रंगने के बाद बर्फबारी का आलम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के इलाके में भी देखने को मिला। यहाँ लगभग 6 इंच तक बर्फ जमी हुई नजर आई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ये जबरदस्त बर्फीला तूफान था। एक बार फिर से अमेरिका के लोग सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। तूफान और खराब मौसम के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा, जिसके चलते मैरीलैंड और वर्जीनिया के तमाम संस्थान बंद कर दिए गए, जबकि स्कूलों से बच्चों को जल्दी छोड़ दिया गया। मौसम के चलते 1000 अमेरिकी उड़ानें रद्द कर दी गई। इस बार अमेरिका ने खूब बर्फबारी देखी है, लेकिन आगे इससे राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 143 रनों से हराया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और मार्टिन गुप्टिल ने वर्ल्ड कप की किसी भी पारी में सबसे ज्यादा 237 रन बनाए। वेस्टइंडीज को 50 ओवर में 393 रन का लक्ष्य दिया, जबकि दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम 31वें ओवर में 250 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस मैच का मुख्य आकर्षण मार्टिन गुप्टिल की पारी रही। उन्होंने वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड बनाया। मार्टिन गुप्टिल ने 163 गेंदों पर 237 रनों की नाबाद पारी खेली। वो वर्ल्ड कप इतिहास में डबल सेंचुरी लगाने वाले दूसरे और न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर बने। क्रिस गेल ने भी इसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन बनाए थे। मार्टिन गुप्टिल ने 152 गेंदों में 21 चौके और 8 छक्के की मदद से 200 रन पूरे किए। इसी के साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। 24 मार्च को पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में होगा। 26 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया सिडनी में दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे, जबकि 29 मार्च को मेलबर्न में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा।
आज का दिन कई देशों में नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाया गया। भारत में जहां हिंदी नववर्ष की शुरुआत आज के ही दिन से हुई, तो अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में पारसी नए साल की शुरुआत भी आज ही के दिन से हुई। नए साल के आगाज को अलग अलग तरह से मनाया गया। भारत में जहां विक्रमी संवत की शुरुआत हुई, तो वहीं पारसी नए साल को नौरोज के नाम से जाना जाता है। काबुल के प्रार्थना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने साल की शुरुआत पर खुशियां मनाई। ईरान में पहले ही इस दिन की तैयारी में बाजार सज चुके थे और लोगों ने महंगाई के बावजूद पेस्ट्री और नट्स की शॉपिंग की। लोगों ने इस दिन प्रार्थना की कि आने वाला साल उनके परिवार और उनके देशवासियों के लिए खुशियां और बेहतरी लेकर आए। दरअसल नौराज बहार की शुरुआत का दिन माना जाता है। अब से लगभग 3000 साल पहले ज़रथुष्ट्र धर्म से इस परंपरा की जड़ें जुड़ी हुई हैं। कई देशों में इस मौके पर छुट्टियां भी होती हैं। तो देश में करप्शन की खबर भारतीय मीडिया में सुर्खियां बनना आम बात है, लेकिन सोचिए अगर विदेशी मीडिया में भारत में करप्शन की खबरें चटकारे लेकर छापी और दिखाई जा रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या पश्चिमी देश भ्रष्टाचार से अछूते हैं? चलिए इस बात के जवाब में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे आंकड़े और घटनाएं जो आपकी सोच बदल देंगे कि दुनिया में सिस्टम महज भारत का ही खराब है। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जिस पर सरकारें बदल जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और पेश किए जाते हैं आंकड़े। ये महज भारत की ही बात नहीं, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका और ऐसे तमाम देश हैं जहां भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। लेकिन विदेशी मीडिया में जब सवाल सिर्फ भारत की साख पर उठाया जाए, तो जरूरत पड़ती है कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाने की। साल 2013 में आए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक 65% ब्रिटिश लोगों ने माना था कि वहां पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस सर्वे में ब्रिटिश मीडिया की पोल खुद ब्रिटेन के लोगों ने खोल दी थी। सर्वे में शामिल 69% लोगों ने ब्रिटिश मीडिया को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था। 66% ब्रिटिश लोगों को अपने देश के नेता सबसे ज्यादा करप्ट लगते हैं। 55% का मानना है कि ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार की समस्या है। 32% ब्रिटिश लोगों की नजर में ब्रिटेन की पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इसके अलावा सर्वे के दौरान हर 5 में से 1 ब्रिटिश नागरिक ने माना कि उसने इंसाफ पाने के लिए अदालत में रिश्वत दी। 10 में से 1 ब्रिटिश नागरिक ने माना है कि उसने पुलिस को रिश्वत दी, जबकि 7% ब्रिटिश लोगों ने खुलासा किया कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिले के लिए रिश्वत देनी पड़ी। जबकि 11% ब्रिटिश लोगों ने माना कि मकान या जमीन की रजिस्ट्री हासिल करने के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को घूस दी। यानी ब्रिटेन भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ है। करप्शन की बीमारी का शिकार ब्रिटेन भी है। वैसे आपको बता दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2013 में जब भारत में भ्रष्टाचार मापने के लिए सर्वे किया, तो पता चला 74% भारतीय मानते हैं कि 2010 से 2013 के बीच 3 साल में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। 64% भारतीयों ने माना कि उन्होंने पुलिस वालों को कभी न कभी घूस दी। सर्वे में शामिल 48% लोगों ने माना कि राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे हैं। वहीं 34.2% लोगों का कहना था कि हमारे संसदीय सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है। इसके अलावा 40.4% भारतीय पुलिस को भ्रष्ट मानते हैं। भ्रष्टाचार भले ही भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बीमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेशों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर भारत की घरेलू समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जा रहा है और उसकी आलोचना हो रही है, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि विदेशों में वो समस्या किस हद तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबा में झांकना ज्यादा जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं आपके घरेलू कामकाज की। क्या आपको पता है कि घर का काम करने में महिलाओं को योगदान के मामले में किस देश के पुरुष सबसे आगे हैं, या फिर कौन सा वो देश है जहां के पुरुष घर पर काम करना पसंद नहीं करते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे ही दिलचस्प आंकड़े जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप अपने हस्बैंड की लेजीनेस से परेशान हैं, तो हम आपको बता दें कि वो अकेले ऐसे नहीं हैं। दरअसल भारत के ज्यादातर मर्द घरेलू कामकाज में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, और ये खुलासा हुआ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डेटा के सर्वे में।
इस सर्वे के अनुसार घरेलू कामकाज के मामले में सबसे टॉप पर स्लोवेनिया के पुरुष हैं, क्योंकि वो घर का काम करने पर हर दिन औसत 114 मिनट यानी तकरीबन 2 घंटा देते हैं। जबकि इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जहां पुरुष घरेलू काम पर महज 19 मिनट ही रोजाना खर्च करते हैं। आइए जानते हैं कि इस देश के लोग घरेलू कामों पर कितना टाइम देते हैं। स्लोवेनिया में पुरुष घर के कामों पर 119 मिनट यानी तकरीबन 2 घंटे खर्च करते हैं और महिलाएं 212 मिनट यानी 3.5 घंटे। इसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है, जहां पुरुष 107 मिनट यानी करीब 1.25 घंटे और महिलाएं 145 मिनट यानी करीब 2.5 घंटा घरेलू काम पर खर्च करती हैं। फ्रांस में घरेलू कार्य पर पुरुष 98 मिनट यानी 1.5 घंटे और महिलाएं 158 मिनट यानी तकरीबन 2.5 घंटा खर्च करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में घरेलू कार्य पर पुरुष औसत रूप से 93 मिनट यानी करीब 1.5 घंटा और महिलाएं 168 मिनट यानी तकरीबन 2.25 घंटा देती हैं। जर्मनी में पुरुष औसत रूप से 90 मिनट यानी 1.5 घंटा और महिलाएं 164 मिनट यानी करीब 2.25 घंटा खर्च करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुष औसत रूप से 82 मिनट यानी करीब 1.5 घंटा और महिलाएं 126 मिनट यानी करीब 2 घंटे से ऊपर का वक्त घरेलू कामों में देती हैं। दक्षिण अफ्रीका में पुरुष औसत रूप से 69 मिनट यानी करीब 1 घंटे से कुछ ज्यादा और महिलाएं 200 मिनट यानी करीब 3.5 घंटा देती हैं। ब्रिटेन में पुरुष औसत रूप से 66 मिनट यानी करीब 1 घंटे से कुछ ज्यादा और महिलाएं 133 मिनट यानी 2.25 घंटा खर्च करती हैं। आयरलैंड में पुरुष औसत रूप से 49 मिनट और महिलाएं 135 मिनट यानी करीब 2.25 घंटा घरेलू कामों पर देती हैं। लेकिन भारत में घरेलू कामों पर समय देने के मामले में भारतीय पुरुष सबसे पीछे हैं। यहाँ पुरुष औसत रूप से सिर्फ 19 मिनट और महिलाएं 298 मिनट यानी करीब 5 घंटा घरेलू कामकाज पर खर्च करती हैं। यानी महिलाएं सबसे ज्यादा वक्त घरेलू कामकाज पर भारत में ही देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं रेस आईफिल टावर तक पहुंचने की। पेरिस में मौजूद आईफिल टावर पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए हर क्लाइंबर हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन इस बार टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए मौजूद 1665 सीढ़ियां महज 7 मिनट और 50 सेकंड्स में चढ़ी गई हैं और इस कमाल को कर दिखाया है पोलैंड के पायोटर ने, जबकि महिलाओं के वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की वॉल्शम ने इस रेस को जीता और आईफिल टावर के टॉप पर 9 मिनट 44 सेकंड में वो पहुंच गई। मिनट्स में पार की 1665 सीढ़ियां। मिशन आईफिल टावर। तो 1665 सीढ़ियों को पार करना कोई आसान काम नहीं है। फिटनेस जबरदस्त होनी चाहिए, लगातार बिना रुके चढ़ना है और जो सबसे कम वक्त में ये दूरी तय करता है, इन सीढ़ियों का फासला पार करता है, वो होता है विजेता। और अब आपको दिखाएंगे सिंगापुर में लगाई गई एक तस्वीरों की प्रदर्शनी, और ये प्रदर्शनी इसलिए खास है क्योंकि ये सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ली कुआन यू पर आधारित है। लेबनान की एक आर्टिस्ट ने ये तस्वीरें बनाई हैं जिसमें साल दर साल दिन पर दिन उनकी बनती बिगड़ती सेहत की तस्वीरों से महसूस किया जा सकता है। और ये तस्वीरें देखें। तो सिंगापुर के पूर्व पीएम की ये तस्वीरें हैं।
और वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।